सर जी वो नाराज हो रहे हैं पीछे। अच्छा, तो वो बिजनेस का जो सिस्टम है मुझे बताने की जरूरत नहीं, तफसील आपको सबको पता है। और उसकी वजह से, वो कैश की शॉर्टेज की वजह से हम हर किस्म की तरकीब इस्तेमाल करते रहे पिछले चंद सालों से अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में दिखाने के लिए। एक्चुअल रियलिटी तो नहीं है। और अपनी फाइनेंसेस को पूरा करने के लिए तो जो बहुत सारे हमने एरियाज इस्तेमाल किए, जिसमें से एक अभी ईडीएफ की बात करेंगे, वर्कर वेलफेयर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है, कुछ 40 वर्कर बोर्ड को जाने चाहिए थे, वो फिस्कल डेफिसिट की फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल हो चुके हैं। ईडीएफ का पैसा इस्तेमाल कर दिया, यूएसएफ का पहले इस्तेमाल कर लिया था, आपके रिफंड रोक के भी वही हो रहा है। सो वी हैव टू क्लियरली गो अवे फ्रॉम इट। हमाद अजहर अगर कहीं सुन रहे थे, हमाद तुम्हारी डेडलाइन मंडे को मैं जा रहा हूं जी प्राइम मिनिस्टर के साथ सऊदी अरेबिया, वापस आके हमाद यू हैव टू टेल मी, मैंने उनको डेडलाइन दी थी कि इस हफ्ते के एंड तक अपना प्लान फाइनल करना है कि किस तरीके से हमने रिफंड स्टार्ट करने हैं, इनका ड्रॉ डाउन करना है, ग्रेजुअली नीचे ना इंशाल्लाह। और ये भी हमारे सेक्शन है, जो नहीं जानते, हमाद अजहर जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू है। उन्होंने मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का है, नौजवान, बासलाहियत भी मुझसे ज्यादा है, बैरिस्टर लॉ फ्रॉम लिंकन, ग्रेड इकोनॉमिक्स फ्रॉम सोएस। सो उसको ये हमने जिम्मेदारी दी थी कि सिस्टम भी डिजाइन करो कि ये ऑटो रिफंड का सिस्टम हो। इसके अंदर आपको जो है, क्या रेट क्या चल रहा है आजकल भाई दी 35% रेट और बढ़ गया है। सो ये रियलिटी, ये हकीकत है, ये सबको पता है और ये सबके सामने हो रहा है, सबके सामने चल रहा है सिस्टम। बिल्कुल, तो ये सिस्टम है, इसको खत्म करके कोई ऐसा सिस्टम ले आया जाए जिसके अंदर जो है ये मामला ही खत्म किया जाए। स्मगलिंग, हमारी जो रिफॉर्म हम करने की कोशिश करें, एक से ज्यादा एंगल से अगर आप देखें तो उसके लिए क्रिटिकल है इसका फाइनेंसिंग हो रही है स्मगलिंग की, डिमांड उधर से जनरेट होती है स्मगलिंग से और फिर इधर से फाइनेंस होता है। उसके ऊपर वजीर आजम ने खुसूसी तौर पे मेरे ख्याल में विद इन द फर्स्ट 2 हफ्ते प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मीटिंग कॉल की थी और उसके बाद उन्होंने 2 टास्क फोर्स बनाई। एक थी कि कानून के अंदर क्या गैप्स मौजूद हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत है, लीड मुझे दी थी, हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान जो हैं उन्होंने बुनियादी उसके अंदर काम किया, लेकिन तमाम इदारे शामिल थे, वो कानून अब तैयार है। दूसरी साइड थी इन्फोर्समेंट के अंदर आपने वो बात की, मुझे भी एफबीआर वाले कह रहे हैं कि अगर उनकी कोई फोर्स बना दी जाए, बट यू रियलाइज इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है बॉर्डर कंट्रोल, सो आई एम नॉट श्योर कि एफबीआर के पास कौन सी फोर्स बनेगी जो उससे ज्यादा है। इट्स मोर ऊपर से लेके नीचे तक एक सिस्टम विच इज कंसिस्टेंटली, एंड इसी तरीके से अगर करेंसी स्मगलिंग के ऊपर हम और हवाला हुंडी के ऊपर कंट्रोल करें तो उससे स्टाफ हो जाती है ऑक्सीजन, बिकॉज फिर स्मगलिंग फाइनेंस करना जो है मुश्किल हो जाता है। गैस प्राइसेस, मुझे ये बताएं कि क्या ये जो मार्केट्स हैं, एनर्जी मार्केट्स, वो तो इंटीग्रेटेड है ना, इंस्टेंटेनियस डिस्क्लोजर है। मैं घर पे बैठ के आई कैन फाइंड आउट इस वक्त कौन सा शेयर, ऑफर प्राइस क्या है, बाय प्राइस क्या है, वॉल्यूम कितना मूव कर रहा है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट एंड इट इज अवेलेबल। और मैं ये कहता हूं कि जो मेरी दूसरी एसेट क्लास है उसमें साल में एक दफा एफबीआर वाले बैठेंगे रियल एस्टेट एसोसिएशन के साथ और पता करने की कोशिश करेंगे कि जमीन की क्या सही कीमत है। और ये हम सोल्यूशन वहां पर लेके आ रहे हैं जहां बिजनेस को ठीक है ना? Does this make any sense? Does this system make any sense? Clearly not. So let's divide. यार मैं नहीं मान सकता कि दुनिया के अंदर, जो पता है यूके का वेबसाइट पे जाएं, वो क्या नाम है जी उनका जो इदारा है, यूके रियल्टी या पता नहीं क्या है, जो कोई भी है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, आप उधर जाए वेबसाइट पे जाए, वो बता देगा कि ये इसकी प्राइस क्या है इस वक्त। सो लेट्स ट्राई एंड फिगर एक ट्रांसपेरेंट तरीका जिसमें प्राइस डिस्कवरी है उसका कोई ट्रांसपेरेंट तरीका निकाले। और मैं ये बार बार फाइनेंस कमेटी का जब मेंबर था जब भी कहता था और मैं आज भी ये कहता हूं, इस सिस्टम की जो रियल प्राइस वैल्यूएशन जो है वो है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर टैक्स बनाने की कोशिश ना करें, गिरा दें रेट, आप बिल्कुल रॉक बॉटम रेट्स कर दें। असल इशू जो है वो इशू वैल्यू का है। ये जो ब्लैक पैसा छुपाने का इतना बड़ा जो आ जाओ सिर्फ, और ये बातचीत चल रही है
जब से आतिश जवान था, और सिर्फ फर्क ये पड़ा है कि मैं वो हाफिज शेख फाइनेंस मिनिस्टर थे सिंध के, तो एक रेवेन्यू जनरेशन एक रिवाइवल टास्क फोर्स बनी। उस सिंध इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की रेवेन्यू जनरेशन कमेटी के को चेयर्स थे डॉक्टर आयशा गौस पाशा और असद उमर। एक सूबे की वजीर खजाना बाद में बन गई है वफाक के। और हमने कहा कि यार ये 100 रुपए की अगर जमीन है तो वो 10 रुपए पे, बल्कि नहीं उस वक्त 20 रुपए पे रिकॉर्ड होती है, तो इसको चेंज किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ तब्दीली आई है कि वो 20 पे नहीं होती है, वो 7-8 पे होती है। सो क्लियरली वी नीड अ सोल्यूशन, वी नीड। ये हमारी जो एफबीआर की वो जो टैक्स रिफॉर्म कमेटी थी उसको हमने रिवाइव कर दिया है, एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बना दी है। मसूद नकवी उसको चेयर करेंगे, हमाद अजहर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू है को चेयर करेंगे। 30 दिन का उनको मैंने टाइम दिया कि जी शॉर्ट टर्म मेजर काम उसके ऊपर शुरू कर सके। तो कोई भी ओपन ऑफर है, कोई भी अगर किसी के पास कोई अच्छी तजावीज हैं तो प्लीज हमें जरूर बताएं, वरना वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे तो हमने ये कहा हुई है कि वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दिस सिस्टम। एसएमई फाइनेंसिंग बिल्कुल कोर है, जिसकी हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। एक्सपोर्ट का भी इंजन जो है वो एसएमई होता है। जॉब क्रिएशन जो हमने रोजगार पैदा करने की बात की है उसका भी इंजन एसएमई होता है। एसएमई क्रिटिकल है। मैं में था, तमाम बैंक्स के प्रेसिडेंट्स को वहां पे बुलाया हुआ था, तो हमने बात की कि ये जो सेक्टर्स हैं इनके लिए किस तरीके की पॉलिसीज हम ला सकते हैं कि एक्सेस टू फाइनेंस इनका इंप्रूव किया जा सके। और उसमें मैंने ये भी कहा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता कि मैं इंसेंट्स क्रिएट करने को तैयार हूं फॉर लेंडिंग टू दीज सेक्टर्स। हाउसिंग है, एसएमईज हैं, दूसरे टारगेटेड सेक्टर जो हैं, एग्रीकल्चर है, आपका जो टारगेटेड सेक्टर हैं, इनके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव फ्रॉम ए फाइनेंस मिनिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू आई एम विलिंग टू बिल्ड इनटू द सिस्टम। उसके अलावा जो बाकी इंपेडिमेंट्स हैं उसको भी क्लियर किया जाए। तो बिल्कुल सही बात है, ये 100% ये क्रिटिकल है। जो हम चाहते हैं एक्सपोर्ट ग्रोथ और जो हम चाहते हैं रोजगार पैदा करना, वो दोनों काम नहीं हो सकते जब तक ये है एसएमई की एक्सेस हम नहीं रिजॉल्व करें। ओवरऑल आपकी जो एक्सेस है जो टू फाइनेंस और ये जो है स्पेशली छोटे दरमियाने लोगों के जो प्रॉब्लम बढ़ गए हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर कैपेसिटी नहीं है। टोटल क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी जितनी सिस्टम की है वो तकरीबन उतनी तो बोरिंग रिक्वायरमेंट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की है लास्ट ईयर उससे भी ज्यादा थी। तो हुकूमत पाकिस्तान पूरे बैंकिंग सिस्टम से बोरो कर करके जितना कर सकते, उसके बाद भी पैसे कम पड़ गए, तो 1200 अरब रुपए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जाके कर्जा लिया हुकूमत पाकिस्तान ने। सो एक तरफ तो ये अच्छा इसको, लेकिन इसमें तो टाइम लगेगा। दूसरा तरीकेकार ये है कि अगर मैं हमारे बैंकिंग क्रिएशन की कैपेसिटी में इजाफा कर दूं तो वो हुकूमत की जरूरत भी पूरी हो सकती है और जो कारोबार की जरूरत है वो भी पूरी हो सकती है। एंड वन ऑफ द रीजन तरीकाकार उसका ये है क्योंकि आपको पता है कि द मल्टीप्लायर जो उसकी क्रेडिट क्रिएशन एबिलिटी है वो बेसिस है जो जनरेट कर सिस्टम के अंदर। अगर डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगे तो टारगेट जो मैं उनको सेट करके आया हूं, जो हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सब कमेटी, इस वक्त कैश टू डिपॉजिट रेशियो 37% है, जिसको यानी अगर 100 रुपए के डिपॉजिट तो 37 रुपए कैश है। उस रेशियो को हम टारगेट करें। बांग्लादेश में ये नंबर 16 है, 16% है। हमारा दुगना से भी ज्यादा कैश है फॉर द सेम साइज ऑफ द इकोनॉमी। तो पहला स्टेप हम टारगेट ये सेट करते हैं कि कैश टू डिपॉजिट रेशियो को 37% से वापस लेके आते हैं 25% पे। अगर हम ये 37 से 2 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्रिएट होती है, 2 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा। आपके पास जब जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं ये हाउसिंग के लिए फाइनेंस आएगा कहां से, यहां से आएगा हाउसिंग फाइनेंस। उसके लिए जो हमें इकदाम करने हैं वो इंशाल्लाह ताला वो हम टैक्सेशन, हम शॉर्ट टर्म टैक्स रेवेन्यू लूज करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये हमने हर सूरत में बैंकिंग सिस्टम डिपॉजिट की दिस नेशनल प्रायोरिटी है, यह काम करना है। ईडीएफ मैं रजाक दाऊद ईडीएफ को इसको चेयर करते हैं जी। बिल्कुल मैं आपका पैगाम अपनी इंडोर्समेंट के साथ पहुंचाऊंगा कि इसकी लीड जो है प्राइवेट सेक्टर के पास का चेयर जो है बिल प्राइवेट सेक्टर से लेकर आए और 100% की ये पैसा जो है या तो सिर्फ एक्सपोर्ट के डेवलपमेंट के ऊपर इस्तेमाल करें और अगर नहीं कर सकते हैं तो अच्छा वो आपस की जो आपकी लड़ाई है उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं उनको बोल रहा था
कलेक्टिवली, हुकूमत के तौर पे कलेक्टिवली इसके अंदर ना पढ़ूं तो बेहतर है। आप लोग आपस में वर्कआउट कर लें कि उसका क्या तरीकेकार हो। ये मुझे कोई इतराज नहीं है, जो बात आपकी मंतकी से लगी है कि जो जनरेट कर उसी को दो, बट समटाइम्स क्रॉस सब्सिडीज मेक सेंस। जिस तरीके से ज्योग्राफिकल होता है ना, हम कहते हैं यार अगर बलूचिस्तान पीछे रह गया है, अगर फाटा पीछे है, तो नेशनल एक डिसीजन होता है कि यार फाटा को एक्स्ट्रा फंडिंग दो ताकि वो उनको भी खड़ा कर सके। तो हो सकता है कि कोई नया सेक्टर ऐसा हो जिसमें पोटेंशियल बहुत हो लेकिन इस वक्त काम हो रहा हो, तो आप लोग सब मिलकर एग्री करेंगे हाँ यार इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, चलो 5 साल जो है ना इसको अपने शेयर से ज्यादा दे दो। सो वो उसको देख लीजिए कि किस तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन ये बात कि प्राइवेट और उसका पैसा सिर्फ एक्सपोर्ट डेवलप के लिए यूज होना चाहिए, 100% मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। आमतौर पे वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, मेरी रजाक दाऊद और मेरी जोड़ी जो है ना बड़ी पुरानी है। हम पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जब बन रहा था तो हम दोनों ने साथ बैठ के तरीके से, हम जो गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत क्लोजली वर्क करते हैं। जनरली मैं जो उनसे फरमाइश करता हूं वो ना नहीं करते और वो मुझसे जो कहते हैं तो मैं ना नहीं करता। सो उम्मीद है ये भी हो जाएगा। एम्बेसडर्स की बात की गई। आपको ये मैं बताऊं, आपको मेरे ख्याल में इस कमरे में तो जो ऑडियंस बैठे हुए हैं वो जो इसकी तारीफ करेंगे। हमारे मंशूर के अंदर लिखा हुआ है जी कि हमने नंबर 1 प्रायोरिटी अपनी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स को देनी है। वो इसलिए कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के बगैर नेशनल सिक्योरिटी का कोई तस्वर नहीं। अगर आप इकोनॉमिकली अपने पैर पर नहीं खड़े हुए हैं तो ये नेशनल सिक्योरिटी आपकी जो है वो कैन ओनली लास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये सस्टेनेबल नहीं है। ख्याल में ये इकोनॉमी की ग्रोथ इज अ नेशनल फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत अहम जुज, तरजीही जुज जो है वो भी कर सकते हैं कि इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर बिजनेसमैन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉरेन पॉलिसी में, आपको बताऊं अभी भी मैं डील करता हूं एम्बेसडर्स के साथ, ज्यादातर जो एटलीस्ट एम्बेसडर लेवल के लोग हैं हमारे पास अच्छे क्वालिटी डिप्लोमैट्स मौजूद हैं। अगर हम एक अच्छा स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएं, अगर हम उस कैपेसिटी को, मैं आपको बताऊं मैं फॉरेन पॉलिसी को, फॉरेन ऑफिस को हमने इसीलिए इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल आते ही मेरे ख्याल में पहले हफ्ते में फैसला हुआ था कि एक इकोनॉमिक काम करेंगी, फॉरेन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉमर्स, और शाह महमूद कुरैशी, रजाक दाऊद और मैं बैठे, हमने एक तरीकेकार बनाया और एक्टिवली काम कर रहे हैं पिछले 2 महीने से और बिल्कुल नेशन के साथ काम करते हैं। मैंने लास्ट कैबिनेट मीटिंग में भी अप्रिशिएट किया कि फॉरेन मिनिस्ट्री से मुझे आउटस्टैंडिंग सपोर्ट मिल रही है। रजाक का मुझे नहीं पता अभी तक क्या एक्सपीरियंस है, वो बता सकते हैं। श्योर के अगर हम लोग अगर फाइनेंस लीड लेगी और वो डिमांड करेगी उनसे सपोर्ट, तो इंशाल्लाह ताला वहां से भी सपोर्ट मिलेगी। सो ये सारे पॉइंट्स मैंने कहा कि जो आपने रेज किए थे उसके ऊपर मैं कर दूं। आखिरी चीज अगर आप इजाजत दें, जो सवाल है मैं आखिरी चीज उस पर बात करूं। जी क्या चीज? सर कमर्शियल इंपोर्टर्स वाला, कमर्शियल इंपोर्टर्स जी कमर्शियल इंपोर्टर्स के ऊपर ये जो लोग बार बार इशू दफा, ये फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी जिसमें मैं भी शामिल था वो सपोर्ट करती रही है कि इस गैप को कम करना चाहिए। एग्जैक्टली इसके अंदर क्या होना चाहिए उसके ऊपर हम बैठ के बात करते हैं। डायरेक्शनली इट मेक सेंस, एक आर्बिट्राज क्रिएट हो गई है और इसकी अब्यूज की बातें भी आती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने ये भी कहा था एक जेन्युइन, दिस इज वन वे ऑफ सपोर्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑल्सो। सो जहां तक वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री कंज्यूम करे तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो प्रॉब्लम जब खड़ा खुद अपने लिए इस्तेमाल करके फिर बाकी माल मार्केट में लाके बेचे, फिर आपका कारोबार इफेक्ट होता है। सो वो हमने इंश्योर करना है कि इतना आर्बिट्राज ना हो कि वो जो है वो मार्केट के अंदर आ सके। जी फार्मा का जो सर ये मैं पहले भी कह चुका था कि मेरी अपनी जाती ख्वाहिश ये है कि ये जो 5 हमारे पास 0 रेटेड सेक्टर्स हैं, ये कल 6 हों, परसों 7 हों, उसके बाद 8 हों। वी वांट टू एक्सपैंड दिस नेट। नेक्स्ट जो है वो फार्मा होना चाहिए, कोई और साथ बैठ के जरा बातें, किसी ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट पूरी हो तो फिर यहां पर होगा। अच्छा तो आप जैसे खुद आपने फरमाया, एक मिनट छोड़ दें, शुरू हो गया। क्यों सर, आपने खुद कहा था कि
फाइनेंस कमेटी में आप खुद मौजूद थे, 24 MNA थे, चेयरमैन कैसर अहमद शेख था और चेयरमैन FPR मौजूद था। वहाँ पे यूनानिमस आपको भी हमने मनाया और आपने भी उसको ओके किया और जो फैसला नेशनल असेंबली के वो FPR ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये और क्या तरीका हो सकता है जहाँ पे फेडरेशन मौजूद थी? सर, ये नहीं है कि फैसला कर दें सारे रिप्रेजेंटेटिव और FBR ना करे। इसका मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में से जरूर था जिसके पास डिसीजन मेकिंग का इख्तियार था, जिसने कहा मैं ये नहीं फॉलो करूंगा। बहुत ऑब्वियस है जवाब, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। छोटी सी बात अर्ज करूंगा। कैसर अहमद शेख ने बजट से 3 दिन पहले मुझे कहा कि चले इस्लामाबाद इम्प्लीमेंट उन्होंने किया नहीं किया। He remained 2 days in that and myself. उन्होंने कहा वहां तो फैसला कर दिया था बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल और उन्होंने नहीं डाला। तो मुझे वो FBR का आदमी ला के दिखाएं जिसको पॉलिसी डिसीजन ले साख डाल वो क्या मैं नहीं इंप्लीमेंट करता। सर जो कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो, ये मुमकिन नहीं है, ये झूठ है। आपको कमरे में एक बोलने वाली बात और एक्चुअल कुछ और करने वाली बात है। ये दोगलापन है और ये मैंने एक दफा नहीं, ये सबने बार लिखा है। ये जिस दिन मैं कहूंगा ना और उसके बाद अगर मैं वो पॉलिसी को ना चेंज हो उसके बाद मैं फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी पे 2 मिनट नहीं बैठूंगा। सवाल पैदा नहीं होता, ये बहाने बनाने वाली बात है। एक मिनट प्लीज, लेट हिम फिनिश एंड देन वील हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। नहीं वो हो गया खत्म, आप क्वेश्चन आंसर। पावर जनरेशन जो होगी उससे प्रॉफिट शेयरिंग होगी, लेकिन इंसेंटिव ज्यादा होगा। बाहर से वहां से पाकिस्तानी से सर ये जरा तालियां बजाने से पहले मैं जरा आपसे एक सवाल पूछा। आपसे सवाल ये है कि बिजली की कीमत अभी महंगी सस्ती है ये ठीक है जी? बस अब रुक जाए, इधर ही रुक जाए। मैं अपनी सवाल आगे मैं किसी वजह से पूछ रहा था। तशरीफ रखे नहीं मैं तो आपकी नजर में बिजली महंगी है। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा था सर, ये आप कह रहे हैं इस वक्त मेरे पास नेपरा की टैरिफ डिटर्मिनेशन रखी हुई है, वो कहती है 3 रुपए 89 पैसे जो है बिजली की कीमत फी यूनिट बढ़ा दो। ठीक है, 3 रुपए 89 पैसे फी यूनिट बढ़ा दो। और जो इंडस्ट्रियल सपोर्ट पॉलिसी का 3 रुपए फी यूनिट पहले हमने दिया था, अगर मैं वो भी खत्म कर दूं तो कल सुबह आपकी 6 रुपए 89 पैसे बिजली की कीमत बढ़ जाएगी। उस IPP पॉलिसी की बुनियाद पे है जहां 75% फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट की जो है वो डेट से होती है और 25% जो है वो इक्विटी से होती है। इक्विटी के ऊपर 18% डॉलर IRR मिलता है, जिसकी वजह से ये कीमत आ रही है। अगर मैं $8 बिलियन का प्रोजेक्ट इक्विटी फाइनेंस कर दूंगा, ये बिजली की कीमत मुझे कल 3 रुपए और बढ़ानी पड़ेगी। सो दैट्स नॉट पॉसिबल कि इक्विटी फाइनेंस कर दें आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट, दैट विल नॉट बी डिजायरेबल। हाउएवर इख्तियार भाई, व्हाट इज वी विल बी ऑफरिंग पाकिस्तानीज ओवरसीज पाकिस्तानीज डेट इंस्ट्रूमेंट्स जिसपे उनको एक अच्छा रिटर्न भी देंगे और बॉन्ड, बिल्कुल वो हम जरूर में मौजूद है। अच्छा, सो इफ यू कैन टेक द राइटिंग, आप अगर तशरीफ लें तो विल वेट फ्रॉम हियर। वो कैमरा। अच्छा, ओके। सो पहला सवाल है जी, ऑल पाकिस्तान कस्टम्स एजेंट एसोसिएशन, अरशद जमाल साहब। सर आप तशरीफ रखिए। खाजाफी का अहम जुज़ माशी ग्रोथ है, ऐसा कहना था वजीर खजाना असद उमर का, जो कि आज कराची में मौजूद हैं और तकरीब से खिताब कर रहे थे। का कहना था कि बरामदी पैकेज बहुत अहमियत का हामिल है, टैक्स रिफंडिंग के लिए निजाम ला रहे हैं। हमारा हदफ महसूलात में इजाफा करना है। पेट्रोलियम पर टैक्स कम किए हैं और महदूद वसाइल में बड़े चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमत कम की है, माशी सूरत हाल से हैं। असद उमर का मजीद कहना था कि ख़दशात की बुनियाद पर हुकूमत के मसाइल हल नहीं हो सकते। अगर आप एक नोटिफिकेशन कर दें, एग्जेम्पशन उसके दे दें तो बिलियंस ऑफ रुपीज में आपको ब्लॉक कुछ भी है वो भी मार्केट में आ गई। प्लस इसके अलावा सर
दूसरी बात हो रही थी स्मगलिंग के हवाले से कि FBR को अगर फोर्स दी जाए तो वो कहते हैं हम इसकी स्मगलिंग को रोक सकते हैं, ऐसा कतई मुमकिन है। इसकी जगह हमारी गुजारिश ये है कि आप जितने भी टैक्स स्मगलिंग कॉस्ट करेंगे, यानी एक कंटेनर की 10 लाख रुपए ड्यूटी है और आप इंपोर्टर जो वो 11 लाख रुपए भी पेमेंट करके इसको क्लियर करेगा, तो इस तरह से स्मगलिंग जो है वो $10,000 बाहर ले जाने की इजाजत है। वो एक महीने में अगर 10 दफा भी जाता है तो $1,00,000। ये बात हो चुकी है सर इसमें सिर्फ $10,000 तक की एग्जेम्पशन आई फॉर्म के अंदर अगर आप देंगे, उससे ट्रेड डेफिसिट में भी कमी होगी और मैं समझता हूं इससे ज्यादा बेहतरी की तरफ है। जी, मेरी गुजारिश है कि एक एक क्वेश्चन करें प्लीज, और पीछे अगर बातें पीछे ना करें तो आवाज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्योर केम प्राइवेट लिमिटेड। ये अस्सलाम वालेकुम सर, हमारा मसला है टेरिफ एनोमली का और टेरिफ स्ट्रक्चर का। हमारी लोकल इंडस्ट्री है जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाते हैं और हमें जो है ना कितने साल से आज करते हैं कल करते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ। हालत है टेरिफ एनोमली है और टेरिफ स्ट्रक्चर का मसला। हमारे रॉ मटेरियल पे वो है ड्यूटी, हमारी फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है उस पर 5% और 3% है। उसमें पाकिस्तान टायर इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम, खालिद शफी मेरा नाम है। इस ईमान के साथ कि इस मुल्क में जो भी इस्तेमाल हो, जो चीज़ भी बिके वो मुल्क में बनी हुई हो, के लिए बिल्कुल बेपनाह नेक याद रखते हैं। लेकिन जहाँ इम्पोर्ट, वहाँ पर हमें ये देखना है कि हम इम्पोर्ट बिल्कुल इसका ऐसा अनअवॉइडेबल पार्ट है इकोनॉमी का कि जिसमें इम्पोर्ट को भी जारी रखना है। रेगुलेटरी ड्यूटी पर यहाँ बात नहीं हुई। रेगुलेटरी ड्यूटी के अपने मामलात हैं जिनकी वजह से ये लगाई गई। हमें पूरा इत्तेफाक है कि फॉरेन एक्सचेंज को बचाना चाहिए, लेकिन देखना ये कि नॉन एसेंशियल का जो झगड़ा यहाँ आ जाता है, सबसे बड़ी ईजाद पहिया है और उस पहिए को टायर के बगैर नहीं चलाया जा सकता। यहाँ की इंडस्ट्री की पोजीशन ये है कि इस मुल्क में ट्रक का जो रेडियल टायर है जो इस वक्त पूरे मुल्क की जरूरत है, उसकी है उसका किसी किस्म का कोई यूनिट यहाँ पर काम नहीं कर रहा और ये इसेंशियल आइटम है, इतनी इसेंशियल है कि इसके बगैर गुजारा नहीं होता। तो यहाँ पर जो रेगुलेटरी ड्यूटी लगी हमारी इस वक्त 35% के ऊपर अगर इतनी रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई जाएगी या तो चीज इस्तेमाल की जाए जो हो सकती है, लेकिन अगर वो ना हो तो स्मगलिंग की नजर हो जाती। स्मगलिंग पर बहुत कुछ कहा जा चुका है और स्मगलिंग जो है वो जो में टायर जो हैं वो सरफेक्स, तो जो ट्रक टायर है उसकी जीरो प्रोडक्शन है पाकिस्तान में। जो पैसेंजर टायर या लाइट ट्रक टायर हैं उनकी अराउंड 10 to 20% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाना जो है वो बहुत नामुनासिब लगता है। इसको प्लीज रिव्यू कीजिए। ठीक, थैंक यू। ये जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ ये वो क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास इन राइटिंग आए हुए हैं और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को इसके डॉक्यूमेंट साथ साथ देते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुजात साहब प्रेगमा। माइक ले लीजिए। मेरा नाम सैयद शुजात अली। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक्सपोर्ट्स को अपनी प्रायोरिटीज में रखा हुआ है और मेरी इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। मेरी गुजारिश है कि इतने मुख्तसर वक्त में और बहुत सारे लोगों ने बात करनी है, मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर मेरे के लिए आप एक छोटी सी टास्क फोर्स बना दें, उस टास्क फोर्स को हम खुद जाके एड्रेस करें और उस टास्क फोर्स के साथ हम बातचीत करके अपने मामला तय करें। दूसरी छोटी सी बात यह है कि मेरा काम माल को बेचना है। मेरे 350 एक्सपोर्टर जो पूरे पाकिस्तान में है वो बड़े ब्रांड्स के साथ, मैं अगर आधा दिन जाके FBR के अंदर या उनके डिपार्टमेंट्स के अंदर अपने नोटिस को निपटाऊंगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि माल को मैं उस अपने जो कॉम्पिटिटर हैं जो दुनिया में जो मुझसे बेहतर माल बना रहे हैं उनसे अच्छे स्टैंडर्ड का भी माल बनाऊं और उनसे ज्यादा प्राइस पे वैल्यू एडिशन के साथ लेकर आऊं। तो ये दो मेरी गुजारिशात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और पीछे आपके राइट देयर जी, थैंक यू। आपकी गवर्नमेंट इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस में है, सब लोगों को पता है, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है।
डॉलर्स भी आपको चाहिए, आपने जॉब्स भी क्रिएट करनी है, आपने एक्सपोर्टर्स का खुद मेंशन किया है कि एक्सपोर्टर्स को बूस्ट करना है। CIS कंट्रीज की ट्रेड की पॉलिसी कॉमर्स मिनिस्ट्री में रेडी पड़ी है। अगर आप उस ट्रांजिट को सेंट्रल एशियन ट्रेड के लिए तो आपको मिलेगी पड़ी है। ट्रांजिट ट्रेड के अंदर 2002 से 2012 तक $5 बिलियन की रेमिटेंसेज आपको कैरियर से लाके तो कॉरिडोर भी ओपन होगा आपके एक्सपोर्टर्स के लिए भी। 1 करोड़ जॉब्स आपने क्रिएट करनी है तो आसानी से 50 लाख जॉब्स इसमें क्रिएट हो सकते हैं। थैंक यू। Pakistan Association of Printing and Graphics Arts Industry. Dr. Minhajuddin. Just five or six. पाकिस्तान प्रिंटिंग एंड ग्राफिक इंडस्ट्री मैं ज़रा तवज्जो चाहूँगा पाकिस्तान ग्राफिक में, और इस सिलसिले में हमारी इंडस्ट्री जो है वो एक अजीब व गरीब एनोमली का शिकार है। यूनिट्स हैं और इन 15,000 यूनिट्स में तकरीबन 1 मिलियन से ऊपर लोग एम्प्लॉयड हैं। यहाँ इस वक्त एक एनोमली ये है कि रॉ मटेरियल पे ज्यादा ड्यूटी है और फिनिश गुड जो है वो 12.5% पे आ रही है। यानी कि इस वक्त जो रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई है उसके बाद पेपर इस 57 और बुक्स पीरियोडिकल जर्नल जो है वो 12.15 पर। सारी की सारी प्रिंटिंग अब बाहर जा रही है। इवन जो कैटलॉग्स हैं वो बाहर से छप के आ रहे हैं, जितने बड़े पब्लिशर्स हैं सब बाहर चले गए और 12 मंथ में प्रिंटेड मटेरियल इंपोर्ट हुआ है। तो ये एनोमली जो है इसको आप खत्म करें क्योंकि इससे बेइंतहा नुकसान हो रहा है। प्रिंटिंग जो है वो ओवरसीज लेके जा रहे हैं। यानी दिस इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द वेरी ग्रेन के आपकी रॉ मटेरियल जो है उस पर ज्यादा ड्यूटी है और फिनिश गुड्स जो है वो ड्यूटी फ्री है। Leather Garment Manufacturers Association. शुक्रिया, बिल्कुल ठीक था, जो मजाज ने कहा वो ठीक था। इसमें एक थोड़ी सी तरमीम कर दूँ, इसमें आप भी खुश हो जाएंगे, रजाक दासर भी खुश हो जाएंगे। वो ये है सर कि जो बैकलॉग 30 बिलियन रुपीज है, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री अगले 5-6 साल के अंदर ईयरली वो हमें देते रहे ATR बोर्ड को और इमीडिएटली आज हम वो खत्म कर लें, तो इससे ये होगा जो हमारा अपना पैसा है जो किया है पास में वो हमें